पे बोलना नहीं चाहूंगा, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि सब कुछ ख़त्म कर लेना चाहिए, ये डिसीजन एक आदमी के दिमाग में आता है। मैं एक बार शॉपिंग भी करने जाऊँ तो 2-5 लाख रुपए उड़े तो कोई फ़र्क नहीं। मेरा एक सपना है कि मुंबई में जितने भी लोग स्लम में रह रहे हैं, जितने भी लोग मजबूरी में किसी कारणवश प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे, लोग आए, लोग वसई विरार नाला सुपारा में इन्वेस्टमेंट करें। बहुत अच्छा फ्यूचर है। 17 लाख का घर लाया हूं और वो भी लीगल 18 मिले का टावर, सारी बैंकों से लोन मिलेगा और उसमें 50,000 रुपए भी किसी के पास है और उनका सब पेपर डॉक्यूमेंट्स बराबर है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 50,000 के ऊपर 50,000 एक रुपया भी नहीं लगेगा, उनको मैं घर करवा के दूंगा। और ये जो 41 इमारत वाले लोगों की बात आपने की, मैं खाली इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो घर लेना अच्छी तरीके से लीगल बिल्डिंग में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना, आपको मैं 2 लाख रुपया अलग से उनके लिए मैं अलग से डिस्काउंट दूंगा। अच्छा, कम करूंगा, 15 में हो जाएगा वो। 15 में करके दूंगा उनको मैं। ये मैं आपके ऑन चैनल बोल रहा हूं कि विरार में जो भी इंसान सच्चे मन से काम किया है ना, माँ जीवदानी की कृपा है, माँ जीवदानी की कृपा है। आज मैं 17 लाख की बिल्डिंग बना रहा हूं तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं उनको मैं गार्डन नहीं दूंगा, उनको भी गार्डन दूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनको मैं अच्छी लिफ्ट नहीं प्रोवाइड करूंगा, मैं करूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं उनको टाइल्स बहुत अच्छी, मैं जो अपने नॉर्मल महंगी बिल्डिंग में दे रहा हूं वही सारी चीज मैं उनको भी प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें। तो युवाओं को क्या अवसर है इस क्षेत्र में कि वो आए और आपके साथ या इस तरह से बातचीत करके वो जुड़े और वो अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सके? नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। एक ऐसा शख्स है हमारे साथ में जो आपसे चर्चा करेगा, आपको ऐसी चीजें आज बताएगा जिसको जानने के बाद में आप ये तो तय कर लेंगे कि वसई विरार में, अगर मुंबई में आप रह रहे हैं तो वसई विरार में आने का निश्चय कर सकते हैं। रोजगार से लेकर यहाँ के स्थानीय वसई विरार के अवसर तक, उसके अलावा यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और तमाम अवसरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं आनंद गिरी जी, स्क्वायर स्टोन के चेयरपर्सन हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं। उन्होंने साफ तौर पे एक बात कही थी इंटरव्यू से पहले ही कि लोगों का कैसे भला हो, लोगों के माइंडसेट कैसे यहाँ के वसई विरार के प्रति सेट हो, वो सोचे कि यहाँ पे आने के बाद में अवसर है, यहाँ पे आने के बाद में उपलब्धि है, यहाँ पे आने के बाद उनके सपनों का आशियाना है। आइए उनसे बातचीत करते, सीधे मुलाकात करते। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। क्या चल रहा है आजकल? अब आपको तो पता ही है क्या चल रहा है। सबसे पहला सवाल सीधा कर देता हूँ आपसे। यहाँ जब रियल एस्टेट के क्षेत्र में, क्योंकि आपका बड़ा लंबा सफर रहा इस पर फिलहाल तो अभी, लेकिन रियल एस्टेट से पहले आनंद गिरी इस तरफ क्यों आया? एक होता है ना कि रियल एस्टेट के अलावा बहुत सारे बिजनेस हैं, हम वो करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS बनेंगे, उस तरफ जाएंगे, तो ये क्यों? थोड़ा सा पीछे जाते हैं फिर हम इस पे आएंगे। बिल्कुल, कैसा है कि अगर मैं अपने जर्नी की बात करूं, आपने वो चीज़ अगर पूछा है तो मैं सबको बताना चाहता हूं कि रियल एस्टेट मेरे लिए चॉइस नहीं था। एक होता ना इंसान के पास में चॉइस होता है, विकल्प। ये विकल्प ही नहीं था मेरे लिए। मतलब आपने सोचा नहीं था कि जाना है? मैं रियल एस्टेट के बारे में सोचा नहीं था, बट मैं आकर्षित था। मुझे जब भी कोई ऐसे होता है ना, बचपन में जब हम किसी अपने फ्रेंड के पिताजी को देखते हैं, अरे वो ज्यादा इनकम कर रहे हैं, अरे वो ज्यादा, एक होता है मानसिकता, चर्चाएं करते हैं। जब चर्चा होता था तो उसमें पता है एक चीज की बहुत बोलते हैं ना कि जिज्ञासा थी या पता करने का इच्छा था कि अरे उसके पिताजी कमाते हैं तो करते क्या है। तो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनके पिताजी रियल एस्टेट में थे और उनका अच्छा खासा इनकम था, और मैं उतना स्टूडियस था नहीं, पढ़ने में उतना अच्छा था नहीं। और जब 10th का रिजल्ट आया तो तय हो गया था कि मैं, जिद्दी तो बहुत था, मतलब बहुत कम परसेंटेज होने के बाद में भी मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन जो एक गैप होता है, एक पीरियड होता है, 2 महीने की छुट्टी, 3 महीने की छुट्टी, तो उसमें जो हमारे अगर एरा के लोगों की बात करें तो हम क्या करते थे कि जो 3-4 महीने की छुट्टियां होती थी उसमें हम कुछ ना कुछ करना चाहते थे। तो उस वक्त मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और उस वक्त मुझे पहली बार रियल एस्टेट एडवाइजर बनने का मौका मिला। अच्छा, उसमें उम्र क्या थी? 16, तकरीबन 16 साल की उम्र थी उस वक्त। तो मुझे जानने का भी मौका मिला। अच्छा, ऐसा था कि पढ़ना भी है और कुछ कमाना भी, साइड बाय साइड कुछ करना है, क्योंकि मैं उतने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल
बैकअप के साथ नहीं आता हूँ या बैकग्राउंड नहीं है, तो मुझे ऐसा था कि मुझे बहुत कमाना था और एक इच्छा था कि मैं कुछ ऐसा करूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकम मैं जनरेट कर सकूँ। तो स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी वहाँ से, और इसी तरीके से रियल एस्टेट का एक बोलते हैं ना कि ढूंढते ढूंढते मैं टकराया एक ऐसे इंसान को जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि इनके साथ जुड़ के मैं कमा सकता हूँ। वो यहीं बसई विरार की आप बात नहीं नहीं, मैं कांदीवली की बात कर रहा हूँ। मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट थी। वहाँ पे एक ऐसा हो गया कि मैं किसी के यहाँ पे गया और एडवाइज़र ऑफिस था, जिसे हम रियल एस्टेट एजेंट भी बोल सकते हैं, उनकी ऑफिस थी। और वहाँ पे एक शख्स मुझे मिले जो रियल एस्टेट ऑफिस डालने के लिए सोच रहे थे। तो मैं तो मतलब ऐसा था कि पहले से थॉट प्रोसेस था कि खुद का कुछ करना है, और सैलरी मुझे कहीं 8,000 कहीं 10,000 ऐसी बातें चल रही थी। इन्होंने मुझे ऑफर किया कि अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो, मेरे नए ऑफिस में काम करते हो, जो भी कमाएंगे 30% आपका, 70% मेरा। और मैंने वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो आपको वो ठीक लगा, वो सैलरी नहीं ठीक लगा, बट जुड़ के साथ में पार्टनरशिप वाली बात आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो 30 तो 30 सही, लेकिन 16 साल का बच्चा तो पार्टनरशिप में हाँ कर रहा है। देखो, अगर आपको कुछ कामयाब बनना है या कुछ बड़ा करना है ना, तो एज मैटर ही नहीं करता है इंसान के लिए। और मैं ऐसा जज्बाती आदमी था कि मुझे जो सुकून मिलता है पार्टनर में, बोलते हैं ना, अगर मुझे कम परसेंटेज भी मिले लेकिन पार्टनर हो तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है अपना है और अपना समझ के मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको दीक्षित जी एक मजे की बात बताता हूँ कि आज हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं और हम बोलते हैं रोजगार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हर इंसान के तर्क, हताशा वाले नेगेटिव वाले मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग बहुत सारे स्टडीज कंप्लीट करने के बाद में बोलते हैं हमारे पास में कुछ रोजगार नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ, मैं 10th से निकला पढ़ाई करके, मेरे पास में कुछ ऑप्शन नहीं था। उस वक्त कोई सोचता भी नहीं होगा कि 16 साल की उम्र में कुछ करे। इनकम की अपॉर्चुनिटी बहुत रहती है। अब मैं जब रियल एस्टेट में जुड़ा, पहले छोटे मोटे 2-4 रेंटल डील्स किए। आपको दीक्षित जी एक चीज मैं बता सकता हूँ कि वो जो 10th के निकलने के बाद जो मेरा इनकम था, मैं आज भी वो इनकम मैं भूल नहीं पाता हूँ। कोई भी एक आपके हिसाब से 16 साल का लड़का अगर निकलेगा तो उस जमाने में 10,000 20,000 इससे ज्यादा तो सोच नहीं सकते। मेरा 2 महीने बाद में एक 7 फ्लैट का बल्क डील हुआ एक बिल्डिंग में, और तकरीबन 80-90 लाख के एक फ्लैट होते थे। लगभग 5-6 करोड़ का डील हुआ था। उसका 2% हमें मिलता था। अच्छा। और 2% अगर मैं बात करूं तो लगभग अगर 5 करोड़ की डील का 10 लाख के आसपास हुआ। उसमें मेरा प्रॉफिट था 30%, यानी 3 लाख रुपया। अगर मैं अपने शुरुआती करियर में 3 लाख रुपया दूसरे महीने तीसरे महीने में पा गया, तो मुझे ऐसा लगा कि रियल एस्टेट ही फ्यूचर है, रियल एस्टेट ही बेस्ट ऑप्शन है, इसी में करियर बनाना है। फिर मैं सब भूल गया जो भी मेरे थॉट प्रोसेस थे, ये बनना है, वो बनना है। मुझे लगा यार अगर शुरुआती में 3 लाख रुपया मैं कमा सकता हूँ तो इससे बेटर करियर ऑप्शन तो कुछ हो नहीं सकता है। तो मेरा जर्नी वहां से स्टार्ट हुआ रियल एस्टेट का। वो सन कौन सा था जब आपने स्टार्ट किया? 2011 के आसपास की। 2011 के आसपास। अच्छा, उसके बाद जब बढ़े आप आगे, तो एक होता है ना कि अनुभव बढ़ता गया, उतार चढ़ाव कैसे रहा उसके बाद? उतार चढ़ाव देखो, एक अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, सच्ची में कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो आप रेडी रहो कि आप कभी भी जो कमाए हो ना 100% लूज कर सकते हो या फिर उससे ज्यादा डूब भी सकते हो। ऐसा नहीं है ना कि जो आए रियल एस्टेट में सक्सेस ही हो गए। नहीं। कैसा होता है ना, रियल एस्टेट एक संघर्ष की कहानी होती है। आप जितना अपने आप को इसमें कुर्बान करोगे, आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे, आप जितना ज्यादा अपना टाइम इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे, उतनी पॉसिबिलिटी आपके सक्सेस होने की। हर आदमी कामयाब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि उनकी जो नेगेटिव थॉट है वो 1-1.5 साल बाद शुरू हो जाती है कि यार इसमें कुछ हो नहीं रहा है, और वो दुनिया उनको नेगेटिव नहीं करती, वो खुद को नेगेटिव करते हैं और कुछ नहीं बना पाते, और फिर बदनाम करते हैं कि रियल एस्टेट में इनकम नहीं है। बहुत लोग ऑफिस बंद कर देते हैं, बहुत लोग ये बिजनेस को क्विट कर देते हैं। वो बोलते हैं नहीं यार नहीं। इसके पीछे कारण अब मैं चर्चा करता हूँ उस पर। कारण क्या होता है आज के समय में? अधिकतर चर्चा लोग करते हैं कि नहीं, उसने उस बिल्डर ने फला कस्टमर के साथ में ऐसा कर दिया। तो कई बार विश्वास होता नहीं है, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम कोई घर खरीदने जाएं तो सबसे पहले क्या देखें? डॉक्यूमेंट देखें, घर की साइड देखें, क्या देखकर विश्वास के साथ आगे बढ़ें? तो ये विश्वास जो आपने अभी बताया कि आपने एक 16 साल की उम्र में बेच दिया, तो आज भी वो विश्वास कैसे कायम कर पाते हैं? आज के समय में तो बहुत सारे, देखो विश्वास ऐसा नहीं है। मैं एक चीज बोलूंगा, भरोसा एक ऐसी चीज होती है ना जो कमाने में वक्त लगता है। और एक चीज मैं बोलूंगा, डाउनफॉल मैंने लाइफ में बहुत देखा, लगभग 2 बार देखा, और इतना मेजर देखा
मैं ये नहीं बोलता हूँ आज मेरे जगह कोई भी इंसान होता तो एक गलत स्टेप लेता, बैकआउट होता। मैं क्या घटना क्या थी वो? दीक्षित जी 2016 नोटबंदी, 2016 हाँ। नोटबंदी नहीं, नवंबर के, हाँ, नवंबर में। और रियल स्टेट टोटल डिपेंडेंट, मतलब ऐसा था कि जो 2016 नोटबंदी का टाइम था उसमें थोड़ा सा क्रैश हो गया था रियल स्टेट। सारा कैश का पेमेंट स्टॉप हुआ। देश के लिए बहुत अच्छी बात थी ये, और ये होना चाहिए था। लेकिन जो एक रियल स्टेट का चैन होता है ना, वो कहीं ना कहीं टूट गया था उस वक्त। और बहुत बड़े पैमाने पे लोग बैकआउट हुए थे। तो मेरा बिजनेस होता था अच्छा, मैं बिजनेस ग्रो कर रहा था अपना फार्म हाउस का। बट जब टूटा तो मुझे ऐसा लगा कि यार कर्ज में भी डूब गए थे आप? काफी ज्यादा। अच्छा। मैं इतना, मतलब कोई इंसान लाइफ में जो इनकम सोचता है कि ये अगर हो जाए तो उसके लिए बड़ा ड्रीम हो, उतना मैं लॉस में था। उतने लॉस को लेके मैं वापस एक नया जर्नी स्टार्ट किया। और उम्र वही 24-25 इसके, वही उसी वक्त मेरी शादी भी हुई थी 2016 में। और अब अचानक से सब कुछ गवा देना, अचानक से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के बाद में एक बड़ा लॉस देखना, वो सदमा ना कभी दिमाग से जाता नहीं है किसी इंसान के लिए। खड़े होना मुश्किल नहीं था? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। मतलब ऐसा दौर था कर्जदार सामने खड़े और है कुछ नहीं है। अच्छा, ये दौर, ये स्थिति थी। लेकिन मैंने एक चीज था ना, लोगों को जानना चाहिए कितना था फिर भी। आप क्या चाहते हो? हम ये नहीं चाहते। मैं आपको एक हिंट दे दिया कि लोगों के लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जितना लोग सोचते हैं कि पूरी जिंदगी में कमा ले, उतना मेरा कर्ज था। वो मैंने एक चीज सीखा उस परिस्थिति में कि जितने भी लोगों का पैसा था, मैंने एक चीज उनको बोला कि आप भरोसा रखिए, वक्त दीजिए, मैं आपको दूंगा और प्रॉफिट के साथ दूंगा। मैं ऐसा आदमी हूं कि मैं अगर कोई चीज, कन्वर्सेशन आपने तोड़ा नहीं। हाँ, लोगों पे भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है। कई बार फोन बंद हो जाते हैं। अक्सर ये होता है ना, आज का जनरेशन या आज के लोग या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज के जनरेशन के बारे में बात नहीं करो, बहुत सारे जो हमसे बड़े भी हैं, ऐसे सिचुएशन में वो टैकल नहीं कर पाते सिचुएशन को, और वो फोन स्विच ऑफ करना या शिफ्ट हो जाना, कुछ गलत फैसला ले लेते हैं। मैंने जो भी थे उनसे बात किया, मैंने बोला कि मैं हूं, मैं आपका एक एक रुपया, एक एक पाई विद प्रॉफिट चुका दूंगा, आप बेफिक्र रहना, भरोसा बनाए रखो। मैंने 1 साल में वो जो भी इशू था, कर्जा था, वो सब प्रॉपर्टी मेरे जो भी थे डाइल्यूट करके चुकाया, लोगों को दिया 1 वर्ष में। लेकिन वो 1 वर्ष में देने के बाद फार्म के बिजनेस में थे, फार्म हाउस के बिजनेस में था, रियल एस्टेट से जुड़ा भी था और फार्म हाउस के बिजनेस में भी था। तो मैंने जो भी एसेट्स थे उसको डाइल्यूट किया और लोगों के पैसे मैंने चुकाए। फिर उसके बाद में कंप्लीटली नील, वो स्टेज पे आया मैं, शायद से मुझे जॉब करना पड़े दोबारा से, या फिर मतलब कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा था। मतलब आप समझो कि उस वक्त मैं ऐसे सिचुएशन में था कि एक 10 रुपया भी मेरे लिए अहमियत रखने लगा। ये मतलब आप सोचो कि मैं अभी जो स्थिति देख रहा हूँ आपकी, तो मैं सोच रहा हूँ 10 रुपये 2017 की बात है, बहुत ज्यादा नहीं। अगर मैं बात करूँ तो ये 8 साल जुनी बात है, 8 साल जुनी बात है। और उस वक्त मुझे ऐसा था कि 10 रुपए बचाने के लिए अगर मुझे 1.5 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़े तो मैं चलूँ। मुझे ऐसा लगता था कि ये पैसे बहुत मायने रखने लगे। इससे पहले भी वक्त था, 2017 से पहले, जब मैं एक बार शॉपिंग भी करने जाऊँ तो 2-5 लाख रुपए उड़े तो कोई फर्क नहीं। उसके बाद में ये सिचुएशन भी आया कि 10 रुपया भी मायने रखने लगा मेरे लिए। मानसिक स्थिति क्या होगी उस समय की? ये बड़ा खतरनाक था। ये कैसा है ना कि ये बहुत टचिंग पॉइंट है, और जब ये आता है ना तो मैं इसको लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल हो जाता हूँ। जब आपको ये सिचुएशन फेस करना पड़ता है ना, तो इंसान को 2 ऑप्शन सोचता है। एक, या तो मैं कहीं चला जाऊँ, एक जो मैं इस पे बोलना नहीं चाहूँगा, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कि सब कुछ ख़त्म कर लेना चाहिए, ये डिसीजन एक आदमी के दिमाग में आता है। लेकिन मैंने तीसरा ऑप्शन चुना, डटना, फेस करना, जो कि सबसे समझदारी से वाली बात होती है। एक किसी भी, मैं अपने लिए नहीं, मैं हर एक इंसान के लिए बोल रहा हूँ, अगर कभी भी आपका परिस्थिति बुरा हो जाए या फिर ऐसा लगे कि आपका डिसीजन रॉन्ग हो गया, या आपकी वजह से नहीं, किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी हुआ, तो आप उस सिचुएशन से डटो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो। भागना या गलत स्टेप लेना सही बात नहीं होती कभी भी किसी के लिए भी, और वो सॉल्यूशन भी नहीं होता है। एंड करने के बाद में फैमिली वो फेस करेगी, वो भी सिचुएशन गलत होगा, फैमिली के बारे में सोचो। तो
एक स्पेसिफिक यही है कि आप टाइम लो और जिनके साथ प्रॉब्लम है उनके साथ बैठ के आप वो चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करो। पत्नी का बड़ा रोल रहा है इसका मतलब आपकी? अगर मैं बात करूँ तो आप मेरा भाई बोल सकते हो। इतना बड़ा रोल था। मतलब उनका रोल ये एक अलग कहानी है। ये एक सक्सेस मिला, फिर फेलियर मिला 2016 में एंड में। फिर उसके बाद में वापस स्टार्ट किया मैंने करियर को। आप नौकरी की? मैंने नौकरी किया। अच्छा। और वो नौकरी की भी जर्नी ऐसी थी कि वो भी रियल एस्टेट की? वो भी रियल एस्टेट की थी। मतलब मुझे कॉल आया जब मैं विरार आया। विरार मैंने कभी सुना नहीं था, कभी नहीं सुना था। मतलब सुनता था विरार करके है, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे विरार कभी जाना पड़ेगा। ये आज जो लोग मुंबई में रह रहे उनकी मानसिकता आज वैसी है जो मेरी उस वक्त हुआ करती थी। हाँ, विरार क्या है, विरार क्या है, जाना है। तो वो एक मेरी मानसिकता थी जब मैं आया विरार में, क्योंकि यहाँ पे लोग मुझे नहीं जानते थे, मैं यहाँ के लिए बहुत नया था। और मुझे मार्च में 2017 में कॉल आता है एक रियल एस्टेट डेवलपर के ऑफिस से, और वो मुझे बोलते कि हम रियल एस्टेट सेल्स हेड ढूंढ रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़ना पसंद करोगे। तो मैंने अब इतना मैंने मतलब लाइफ में ग्रोथ देख लिया, बिजनेस कर लिया, तो मुझे अंदर ही था कि ये क्या वो सैलरी देंगे मुझसे, मुझे जो मैं मांगूंगा। और मुझे ऐसा भी था कि यार अभी जो सिचुएशन है उसमें मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। और वाइफ का प्रेशर था, जो मिलता है करोगे। अच्छा। अभी बिजनेस नहीं करोगे। क्या होता है जब आदमी बिजनेस में डूबता है ना, तो एक घर जितने भी घर के फैमिली मेंबर होते हैं ना, उनका थोड़ा सा मॉरल डाउन होता है कि उस क्षेत्र में जाइए, आप कुछ और कीजिए। लेकिन मैं हठी आदमी, तो मैंने बोला नहीं, रियल एस्टेट ने डुबाया है तो रियल एस्टेट ही उठाएगा मुझे। और रियल एस्टेट कंपनी से ऑफर आया, मैंने गया, इंटरव्यू दिया। आई गेस सैलरी क्या ऑफर हुई थी, ये इंटरेस्टिंग है, सब जानना चाहते हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति को सैलरी का मतलब लाखों में फिगर था, जो कि यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा था। लेकिन मैं हमेशा ओवर एंड अचीव करने में बिलीव करता हूँ। फिर वैसा जॉब करके मैंने जर्नी स्टार्ट किया। सीधे तौर पे नहीं, काबिलियत प्रूव करनी पड़ती है। वो उनको मैंने वो सेल्स दिया, तब जाके वो कंफर्टेबल हुए। पहले ही महीने में सेल्स दिया, कॉन्फिडेंस दिखाया। अब आप एक तो बोलेंगे नहीं कहाँ पे जॉब किया, वो शायद बोलेंगे नहीं आप। नहीं, देखो मैं ऐसा होना कि बता के क्या मतलब निकलने वाला है। नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं है, शिफ्ट हो गए वो अलग जगह पे, काम अलग जगह पे कर रहे हैं। आपने मतलब 2017 के बाद यहाँ से शुरू किया खड़े होना, बराबर, रियल एस्टेट में। बराबर। वैसे ही विरार उस समय और आज के समय में कभी कभार ये होता है ना कि आपने जैसे कहा कि मुंबई के लोग वहाँ बैठ के सोचते हैं विरार कौन जाएगा, तो अब वो मुंबई के लोग जो मलाड में रहते हैं, बोरीवली या अंधेरी आस, ऐसे स्लम एरिया में, या ऐसे आज भी बिल्डिंग में जो रिडेवलपमेंट जाना आती है, और उसको वो सोचते हैं कि लग्जरियस यार 1.5 करोड़ का घर मुंबई में कहाँ ले पाएंगे सामान्यतः, उनकी सोच के लिए क्या कहेंगे? आपने भी कहा कि विरार तब मेरे लिए बहुत अलग था, लेकिन आने के बाद बदला। तो यहाँ पर आने के बाद मुंबई के एक आनंदगिरी, अब विरार के प्रति क्या सोचते हैं, कैसा है विरार? विरार का मैंने एक चीज़ मैं बहुत ऑब्जर्व भी किया हूँ और दिल से मानता भी हूँ कि विरार में जो भी इंसान सच्चे मन से काम किया है ना, माँ जीवदानी की कृपा है। माँ जीवदानी की कृपा है। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलता हूँ, ये महसूस करता हूँ मैं कि विरार में लोगों को मैंने बढ़ता हुआ देखा है। और जिस हिसाब से विरार की जर्नी मैंने देखी अपनी, 2017 में जब मैं आया था तो यहाँ पे मार्केट उतना था नहीं। 7-8 बजे 9 बजे मैक्स दुकानें बंद हो जाती थी, थोड़ा सन्नाटा हो जाता था। लेकिन 2017 से लेके अगर 2024-25 तक की मैं जर्नी की बात करूं, इतना ज़्यादा चेंज मैंने कोई और जगह पे नहीं देखा है। लोक संख्या के आधार पे या डेवलपमेंट की बात कर लो, लोक संख्या के आधार पे बात कर लो, लोग बढ़े हैं। मुंबई से बहुत लोग आए यहाँ पे और उन्होंने इन्वेस्ट किया रियल एस्टेट में, दुकानों में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया लोगों ने। और जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैं देखता था कि 10 दुकान बंद है तो एक दुकान खुला है, फिर 10 दुकान बंद है तो कोई बीच में एक दुकान खुला हुआ है। आज बहुत रेशियो अलग हो गया है। आज मुझे लगता है 100 दुकान के बाद में भी एक दुकान बंद नहीं है। लोग इतने बड़े और रियल एस्टेट इतना ग्रो हुआ। पहले दिखता था कि पूरे बिल्डिंग में 10 लोग रह रहे हैं, आज बिल्डिंगें बन रही और बिक रही है, बन रही और बिक रही है। मतलब
बायर की कोई कमी नहीं है, लोग भरोसा कर रहे हैं और बहुत ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। एक लोगों की जागरूकता के लिए सवाल करूंगा, अधिकतर क्या होता है, बिल्डिंग अच्छी है, मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले सवाल किया, बिल्डिंग अच्छी है, आपने पेपर्स दिखाए, लोग अब अक्सर आप जिस तरह का माहौल है उसमें कभी कभी भरोसा नहीं कर पाते। तो मैंने फिर से क्या देखें कि आप सोचें कि नहीं ये कागज ये बोल रहा है और ये ऑनर का इतिहास देख लीजिए और आप घर ले लीजिए आंख बंद करके, तो वो क्या विश्वास कैसा होता है ना कि अगर जो आपका ये प्रश्न है, अगर ये हम 2012-11 में बैठे होते ना तो ये प्रश्न बहुत वाजिब होता, लेकिन आज महारेरा के टाइम पे ये प्रश्न ही थोड़ा गलत हो जाता है। आज ऐसा लगता है ना, हम डेवलपर है, मैं खुद बिल्डिंग में भी बना रहा हूँ, ऐसा लगता है ना कि महारेरा बायस्ड है, मतलब वो कस्टमर को इतना फेवर करते हैं कि हाँ बिल्डर गलत है तो ये पनिश होना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा। मैं ये दिल से बोलता हूँ कि जो भी कस्टमर के साथ गलत होता है अगर उनको न्याय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें रियल एस्टेट में भरोसा लोगों का बढ़ता है। महारेरा में आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन मिलता है। आप कोई भी इशू हुआ, कोई भी कंप्लेन हुआ, आप आसानी से अपने फ़ोन से भी वो इशू को दर्ज करवा सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप वो बॉडी से जो भी कनेक्ट कर सकते हो, बहुत आसान हो गया है। अपने कोई भी तकलीफ हो या बिल्डर के रिलेटेड शिकायत हो, जा सकते हो और आपको इमीडिएट एक्शन देखने को मिलता है। ये महारेरा का सबसे अच्छा खासियत है। और इससे भी एक स्टेप अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे कोई भी बायर आता है, वो लोन लेता है तो बैंक भी इतनी जागरूक हो गई है, पूरी चेक करती है, पूरी चेकिंग होता है एक प्रोजेक्ट पे डिसबर्समेंट करने से पहले कि ये प्रॉपर्टी लीगल है कि नहीं है। एक टाइम था जब कुछ लोड बेरिंग बिल्डिंग थी या कुछ अनऑफिशियल चीजें थी, उसके भी रजिस्ट्रेशन हो जाया करते थे। लेकिन मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहूँगा, पूरे रजिस्ट्रार टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये चीज़ को समझा और ऐसे चीज़ों को उन्होंने स्टॉप लगाया। अब जो चीज़ पेपर प्रॉपर है, रेरा रजिस्टर्ड है, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, तो ही एग्रीमेंट होता है। अच्छा चलिए, ये मान लेते हैं पेपर्स में आपने बताया कि महारेरा आप लोगों के साथ में कस्टमर का ज़्यादा ध्यान रखती है, सवाल, ये अच्छी बात है। सवाल ये, हाँ ठीक है, सवाल ये है 50,000 रुपये रखे हैं जेब में, कम से कम आमदनी वाला व्यक्ति अगर स्लम एरिया में रह रहा है, आज वो सोच रहा है कि मैं एक फ्लैट ले लूँ, कैसे मुमकिन हो पाता है? कई बार सोचता है डाउन पेमेंट के लिए 5 लाख हो कम से कम, उसके बाद आगे कदम बढ़ाएंगे, कैसे हो पाएगा? और खासकर अभी जिस तरह वसई विरार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपना देख रहे हैं। देखो दीक्षित जी, मैं आज भी बोलूँगा, आज वसई विरार में डेवलपमेंट ज़्यादा है और हम डेवलपर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं मार्केटिंग कंपनी भी रन कर रहा हूँ, डेवलपर भी हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन भी खुद करता हूँ, सारी चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो मुझे एक चीज़ समझ में आता है कि अगर किसी भी इंसान को लीगल प्रॉपर्टी में कम प्राइस में, कम डाउन पेमेंट में ऑप्शन मिलेगा ना, तो कोई खुशी से इलीगल चीज़ों की तरफ नहीं जाता है, मजबूरी में जाता मिलना चाहिए। कई बार क्या है, टिका हुआ रहता है कि आप लाइए 5 लाख रुपए तो ही हो पाएगा। मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बायर ये आपका ये जो चैनल है वो देख रहा है या फिर उन तक पहुंच रहा है ये मेरा मैसेज, आप बेफिक्र हो कि अगर आपके जेब में 50,000 भी है ना, अच्छा, आप आइए, आप मेरे टीम से कनेक्ट कीजिए, मुझसे भी कनेक्ट करना तो आप कनेक्ट कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, आप दीजिए नंबर, मैं ऑन चैनल आपको बोल रहा हूँ, 50,000 रुपए लेके आइए, आपको आपका सपनों का घर मैं दूंगा। 40 इमारत के लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनको कोई मिले इस तरह तो तुरंत घर ले। देखो ये 41 जो इमारत वाली बात है ना, उसको मैं एक बड़ा मुद्दा समझता हूँ, लोगों के जीवन से जोड़ता हूँ कि उनके जीवन में बहुत दुखद घड़ी है और भगवान ना करे कि कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ये एक मेरा एक इमोशन कनेक्शन है उनके साथ में। मैं चाहता हूँ कि जो अपने घर को लूज किए हैं या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर वो चाहते हैं, देखो एक सचिन जी, मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया, जो 50,000 रुपये वाली में हमने बात निकाली थी, मेरे जो प्रॉपर्टी है ना, लोगों को लगता है कि यहाँ पे जो है प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है, नहीं ले पा रहे हैं, इसके लिए चलो स्लम में ले लेते हैं, ये है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, 8 लाख का घर मिल रहा है, 10 लाख का घर मिल रहा है, चलो लेते हैं, वो 5 लाख रुपया 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट करते हैं, फिर महीने का 50,000 25,000 भरते हैं।
मैंने ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करके ना 17 लाख रुपए का घर लाया। 17 लाख रुपए का वसई विरार मैं नहीं, वसई में लाया हूं, वसई में, और हर स्टेशन पे लाऊंगा। 17 लाख का घर लाया हूं, और वो भी लीगल 18 मेले का टावर। लीगल, सारी बैंकों से लोन मिलेगा, सारी बैंकों से लोन मिलेगा, और उसमें 50,000 रुपए भी किसी के पास है और उनका सब पेपर डॉक्यूमेंट्स बराबर है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 50,000 के ऊपर 50,000 एक रुपया भी नहीं लगेगा, उनको मैं घर करवा के दूंगा। और ये जो 41 इमारत वाले लोगों की बात आपने की, मैं खाली इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो घर लेना अच्छी तरीके से लीगल बिल्डिंग में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना, आपको मैं 2 लाख रुपया अलग से उनको, उनके लिए मैं अलग से डिस्काउंट दूंगा। अच्छा, कम करूंगा, 15 में हो जाएगा वो, 15 में करके दूंगा उनको मैं। ये मैं आपके ऑन चैनल बोल रहा हूं। आपके लिए उनको प्रोसेस क्या करना पड़ेगा बता दीजिए। मिलना है, कॉल करना है, सब 41 इमारत के हैं ये आपको बस बताना है, आपको बस उनको बताना है, उनको बाकी कुछ बोलने की जरूरत नहीं। उनके लिए 2 लाख रुपया खाली बता देना है कि वो यहाँ पे रह रहे थे, ये प्रॉब्लम है, उनके लिए 2 लाख रुपया मैं कम करके। चलिए, मैं उसको को इसलिए पूछ रहा हूँ दर्शकों के लिए, फैसिलिटीज क्या क्या है उसमें? अच्छी बिल्डिंग है, अच्छे रहन सहन के लोग हैं, जो भी एमिनिटीज एक फ्लैट में होना चाहिए सारी एमिनिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कई बार होता है कि दे दिया है, बता दिया, और फिर लिफ्ट अच्छी वर्किंग कंडीशन में। अच्छा। मैं सुनता हूँ ये लिफ्ट का बड़ा प्रॉब्लम है, अरे 18 मेले का टावर दे रहे, लिफ्ट चलेगा नहीं। बैकअप है, अच्छी सुविधाएं हैं बिल्डिंग में। जो 17 लाख में दे रहा हूँ, तो आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ भी बना के दे रहा हूँ। आप साइट विजिट करिए। हमने एक खबरें की हैं कई सारी, उसमें एक सब आरोप लगे, बिल्डिंग में पहले 1 साल चला, लिफ्ट बंद हो गया, फिर 1 साल पहले ये ठीक था, बंद हो गया पानी आना। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं फेस करते हैं लोग। ऐसा कोई समस्या फेस नहीं करेंगे। मैं बिलीव करता हूँ एथिक। ऑन कैमरा रिकॉर्ड बोल रहे हैं, जहां गड़बड़ हुआ वापस कैमरा यही चलाएंगे। बिल्कुल, आप ही आओगे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, उस वक्त भी यही सवाल लेके कि आपने बोला था। मैं चाहता हूं मैं आपको फेस करूं, इसके लिए मैं ऑन कैमरा जो बोल रहा हूँ सब ठीक है, वो चीज मैं दे रहा हूं। देखो क्या होता है ना, मेरा एक मानसिकता है कि अगर आपको लोगों के साथ जुड़ना है, अगर आपको लोगों के साथ कनेक्ट करना है, आपको अपने बिजनेस को बड़ा बनाना है, तो लोग जो डिमांड कर रहे हैं ना, आपको उनको देना पड़ेगा। आज मैं 17 लाख की बिल्डिंग बना रहा हूं, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं उनको मैं गार्डन नहीं दूंगा, उनको भी गार्डन दूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनको मैं अच्छी लिफ्ट नहीं प्रोवाइड करूंगा, मैं करूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं उनको टाइल्स बहुत अच्छी, मैं जो अपने नॉर्मल महंगी बिल्डिंग में दे रहा हूं वही सारी चीज मैं उनको भी प्रोवाइड कर रहा हूं उस बिल्डिंग में। मेरा एक सपना है कि मुंबई में जितने भी लोग स्लम में रह रहे हैं, जितने भी लोग मजबूरी में किसी कारणवश प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे, वो यहाँ पे आके अपनी खुद की प्रॉपर्टी ले, लोग आए, लोग वसई विरार नाला सुपारा में इन्वेस्टमेंट करे। बहुत अच्छा फ्यूचर है वसई विरार नाला सुपारा। क्यों वसई विरार नाला सुपारा? इसके लिए अभी कैसा होता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा अगर सिटीज़ के बारे में बात करूँ या पर्टिकुलर चीज़ों की बात करूँ, तो लोग ऑफेंस ले लेते हैं अपने ऊपर कि ये हमारे पर्टिकुलर एरिया को गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ दीक्षित जी आपको, अगर मैं बात करूँ मेन मुंबई से कनेक्टेड आपको क्या मिलता है? हाँ, बीच वगैरह सब, समुद्र मिलता है, समुद्र है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर दूसरे एरियाज की बात करूँ, आपको घाटकोपर मिल जाएगा, आपको थाने मिल जाएगा, बहुत सारे जगह मिलते हैं। वहां पे आपको फ्लैट की कीमतें क्या नजर आती हैं? 1 CR के ऊपर चले जाएगी, 1 CR प्लस हो जाती है। मुझे मुंबई से इतना कोई एक करीब एरिया बता दो जहां पे हम जिस कीमतों में फ्लैट दे रहे उस कीमत में फ्लैट मिल रहा हो। वो आज मुंबई इसलिए जाता है ना व्यक्ति के, वहाँ पे सारी चीजें मिल जाती हैं, अवेलेबल है, एयरपोर्ट अवेलेबल है, और बहुत सारी चीजें नजदीक है, मेट्रो है। मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आज थाने से एयरपोर्ट के लिए जितना टाइम लगता है उतना विरार से लगता है। विरार से उल्टा पहुंचना आसान होता है, बट थाने में क्या प्राइस है? तो बायर के लिए अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे है, यहाँ पे वो ग्रो करेगा, यहाँ पे उनके इन्वेस्टमेंट हाई भी होंगे, वहाँ पे जो था बढ़ गया है, अब उससे ज्यादा आदमी क्या सोचेगा। लेकिन हम जो दे रहे हैं वो कम प्राइस में उनको बेहतरीन चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है कि सरकारें और निजी कंपनियां यहाँ निवेश करने का सोच रही हैं? आप एक बिजनेसमैन है, इसलिए बिजनेसमैन तरीके से सोच रहा हूँ। क्या होता है, बहुत सारी चीजें फ्यूचर देखते हुए आज लोग इन्वेस्ट करते हैं। बराबर। तो देखो, मैं फ्यूचर की तो बात ही नहीं करता हूँ बहुत ज्यादा, मेरा एक सिंपल है, जो प्रेजेंट में है उसकी बात मैं करता हूँ। ये पोर्ट आने वाला, उसको आपने एक बार भी जिक्र किया, बहुत बड़ा, देखो वो आ रहा है और ये कंफर्म है, काम भी चालू है। वो सारी चीजें चालू है। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि रियल स्टेट में लोग फ्यूचर दिखा के ना लोगों को बना देते हैं।
मैं हकीकत से अवगत कराना चाहता हूँ। मैं हकीकत जो है जो आज है उस पर ही उस पर बात करना। कल आएगा नहीं आएगा उसका क्या काम। देखो क्या होता है ना कि मैं फ्यूचर कुछ भी दिखा दूं। मैं स्टेशन का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आज के 2011 में बोला गया था कि वहां पे एयरपोर्ट बन रहा है, भाव बढ़ गया था। आज तो लोग पूछ रहे एयरपोर्ट कहाँ है, कौन सा एयरपोर्ट है, पब्लिक है, कार्गो है, लोगों को कंफ्यूज किया गया। तो मैं बोलता हूं कि वो मत करो, जो रियल आप देख रहे हो आज के टाइम पे डेवलपमेंट क्या है, क्या चल रहा है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। अगर हम बात करें नालासोपारा वसई विरार में, इसको यहीं तक सीमित देखते हैं आप? इसको मैं बहुत बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। पालघर भी है, दहानू भी है, वहां तक चले गए, मैं वहां तक जाऊंगा। आज सचिन जी, एक मेरे जैसा छोटा आदमी जो रियल स्टेट में बहुत कम अहमियत रखता है इस मार्केट में, आज मेरे पास 3000 फ्लैट, कितने 3000 फ्लैट आज मेरे पास है जो मैं लोगों को दे सकता हूँ आने वाले कुछ सालों में, 1-2 साल में मैं डिलीवर कर सकता हूँ। चाहे वो मेरी मार्केटिंग कंपनी के पास हो, चाहे एज ए डेवलपर मेरे पास हो, चाहे मेरे कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास हो, बट 3000 यूनिट मेरे पास में है। आप सोचो कि ये 3000 यूनिट का कॉन्फिडेंस मेरे पास है कि ये बनेगा और बिकेगा। आनंद जी, क्या लगता है यहाँ पर जो कई बार क्या होता है, पहली बार घर खरीदने का सोच रहे हैं, एक मिडिल क्लास हो चाहे वो हायर क्लास हो, मुंबई की तरफ से आने वाले लोग हो, चाहे वर्तमान में लंबे समय से एक नया जोड़ा जो रह रहा है यहाँ पर सोच रहा है घर खरीदूं, तो पहली बार में जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए क्या यहाँ पर सही है वसई विरार? इससे कुछ सही, ज्यादा सही है आसपास में। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि थोड़ा समझ में लोगों के लिए फेयर होता है। आज मुंबई से लोग कनेक्टेड रहना चाहते हैं। आज अगर मुंबई और मैं गुजरात के कनेक्शन की बात करूं तो बेस्ट प्लेस कौन से आपके दिमाग में आता है? जाहिर सी बात, वसई विरार नालासोपारा। आज आपको ट्रैवलिंग कहीं पे भी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी कहाँ मिलती है? यहाँ से मिलती है। लोक संख्या बढ़ गई ना, लेकिन काफी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है, बिल्डिंग्स भी बढ़ रहे हैं काफी ज्यादा, इंफ्रा भी बढ़ रहा है यहाँ पे। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना, 2017 में मैं जब आया था तब से मैं आज कंपेयर करता हूँ, मुझे खुद को बिलीव नहीं होता है कि कितना डेवलपमेंट हो गया, कितनी चीजें आ गई, कितने व्यवसाय बढ़ गए, कितने लोग रहने आ गए। अच्छा, एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब लॉकडाउन आया था ना और लोग अपने घरों में कैद थे और लोगों के पास में एक कोई जरिया नहीं था कि हम कहीं जा सकते हैं, या फिर जो रेंट के घर पे रह रहे थे उनको ऐसा लग रहा था कि मुंबई नज़दीक है, चलो काम कहीं यहीं पे करते, एक रेंट पे हमने घर ले लिया है। उस वक्त जो प्रेशर था ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा था। और उस इंसिडेंट के बाद में, उस टाइम के बाद में लोगों के अंदर से एक प्रेरणा आई कि हमें अपना खुद का घर एक लेना चाहिए। वो उस पीरियड में मकान मालिक परेशान कर रहा है, सोसाइटी के लोग। गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया कि कोई रेंट नहीं दे, लेकिन मैं शायद ही ऐसे कोई इंसान से मिला हूं जो रेंट माफ किया हो। नहीं, बिल्कुल मैक्सिमम लोगों ने लिया, क्योंकि उनका कहना था कि लिया, लेकिन लिया नहीं, उसी वक्त भी प्रेशर करते थे और वो उनका बोलते थे कि हम आपको ऐसे रहने नहीं दे सकते हैं, हमारा भी गुजारा इसी पे है, आप नहीं दोगे तो हम कहां से जिएंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही थी, तभी लोगों ने ऐसा सोचा कि हमारा खुद का घर होना चाहिए। लॉकडाउन का जिक्र कर रहे थे, आपकी भी हालत खराब हो गई, वो एक कोई ये कहानी है इसमें 2000, ये आप जानना चाहते हो? हाँ, ये लॉकडाउन के दरमियान तो रियल एस्टेट के लोग काफी परेशान हो गए थे इस क्षेत्र में। मैं आपको, मकान बिक नहीं रहे थे, बहुत परेशान। तो उसमें कैसा है ना कि मैं आपको इंसिडेंट बताना चाहूँगा। मेरे लाइफ के 2 सबसे बड़े फेलियर रहे हैं। फेलियर मतलब नई अपॉर्चुनिटी की तैयारी, जो मेरा एक आदत है, मैं जितनी बार गिरता हूँ ना उससे डबल स्पीड, ट्रिपल स्पीड से अगली बार मैं उठता हूँ। और मेरे प्रीवियस कंपनी से नए कंपनी का ग्रोथ हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं नियत साफ रखता हूँ। परेशानी आती, तकलीफ आती, लोग समझ नहीं पाते, लोग नेगेटिव भी बोल देते हैं कई बार। जब वक्त खराब होता है ना तो लोग नेगेटिव भी आपके बारे में सोचते हैं और बोलते हैं, जबकि हम जानते हैं हम कैसे लोग हैं, हम कैसे इंसान हैं। लेकिन वो उनकी भी गलती नहीं है, वो भी हमारे साथ जूझ रहे होते हैं, उनको लगता है कि हमारे साथ गलत तो नहीं हो गया। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपका नियत साफ है, आप वाकई में अच्छे इंसान हो, आप अपने आप को एक बड़े लेवल पे देखना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो वो फेज बहुत टेम्परेरी होता है। हुआ क्या था लॉकडाउन में? ऐसा हो सिचुएशन था कि क्लाइंट, हमारा जो बिजनेस होता है वो क्लाइंट आएंगे, घर खरीदेंगे, तो ही हमारा बिजनेस है। क्लाइंट लॉक थे, हम भी लॉक थे। लेकिन अब मुझे एक कंपनी चलानी थी, लोगों को संभालना था, और
एम्प्लॉयज वगैरह सारे? एम्प्लॉयज भी सारे थे, उनको भी जो भी जितना सपोर्ट हो सकता था मैं कर रहा था उस वक्त। तो उस वक्त लॉस भी हो गया मुझे, और एक बैकलॉग 2 साल का बैकलॉग हो गया मेरे ऊपर, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े। उस वक्त कुछ ऐसे इंसिडेंट है जिस पे मैं कंफर्टेबल कभी नहीं होता हूँ बात करने के लिए, वो भी हो गया। एक एक्सट्रीम लॉस में हो गया, विश्वास टूटा एक एक्सट्रीम लॉस में हो गया। अगर मैं बात करूँ तो 8-10 करोड़ रुपए के लॉस में हो गया मैं फिगर नहीं बोलना चाहता, ये मुंह से निकल गया है लेकिन इतना लॉस हो गया। अब लॉस होने के बाद में वक्त लगा मुझे, लेकिन मैंने एक चीज ठाना कि ये जो लॉस है ये कवर करने के बाद ही मैं नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा। और मैंने ये जल्द से जल्द ये लॉस जितने भी हुए थे मेरे, इनको मैंने कवर किया, कैसे भी करके कवर किया। वो कवर करने के बाद में ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया वापस। उसके बाद में भी आसानी हुई खड़े होने के लिए? कई बार इतना लॉस, ये मुझे लगता है ये दूसरी घटना थी जो बड़ी आपको, ये बड़ी मेरे लाइफ में काफी बड़ा 16-17 और उसके बाद ये लॉकडाउन के बाद। और इसमें मेरी वाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल मैं मानूंगा कि ये इंसिडेंट के बाद में मेरी वाइफ ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि टूटने नहीं दिया कभी। अंदर से जो एक होता है ना, इंसान टूट जाए अपनी हालत पे, वो फेस नहीं कर पाया मैं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर वाइफ नहीं होती तो सिनेरियो शायद से अलग होता, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाइफ आपके साथ खड़ी है, आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है, तो आप किसी भी मुसीबत से या किसी भी मुश्किल हालातों से निकल सकते हैं। और आपकी फैमिली उतनी मैच्योर होनी चाहिए जो आपके डिसीजन को अप्रिशिएट भी कर सके। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट स्टॉप किया। मैंने बोला जो मेरे प्रॉब्लम से पहले मैं उनसे निकलूंगा, सारे प्रॉब्लम सॉर्ट करूंगा, सॉल्व करूंगा, उसके बाद में मैं कुछ बड़ा स्टेप या बड़े डिसीजन लूंगा। और जब मैंने पूरे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, सारी चीज़ें मैंने वाइंड अप कर दी, उसके बाद में लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे बढ़ाने के लिए, फिर खड़े हो गए रियल्स। मैं अगर बात करूं तो ये लगभग जब मैं आपको बोल रहा हूँ 3000 फ्लैट ऐसे कैसे मिलेंगे बिना सपोर्ट के। आज लोगों का सपोर्ट मिला। चिंजी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब मैं इससे पहले जो मेरी कंपनी थी उससे ज़्यादा आज मेरे पास में प्रोजेक्ट्स हैं, उससे ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उससे और भी लोग ज़्यादा कनेक्ट हुए ये कॉन्फिडेंस देखने के बाद मतलब 17 लाख से लेकर आज 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी। मैं अभी 1 करोड़ पे आ रहा था 5 करोड़ पे आप पहुंच गए। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि ये है प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं इस समय। आप अभी बुकिंग करिए, मैं आपको 5 करोड़ हाँ मैं डिटेल्स प्रोवाइड करता हूँ आपको अभी। कैसा है ना कि एक पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी कम आ कर रहे हो हमको कि वसई विरार में इतनी चीज लोग आना शुरू कर, 5 करोड़ के वहां तक पहुंच गए आप। कैसा है ना कि लाइफस्टाइल यहाँ पे लोगों का बड़ा है। तो कुछ बीते दिनों से अगर लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, नहीं, ये सोच थोड़ी सी गलत होगी। वसई विरार में जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं वो कहीं के लोग और अफोर्ड नहीं कर पाते। दुबई भी लोग जा रहे हैं, कई बार तो देखा है कि दुबई की तरफ लोग पलायन करें। आप 5 करोड़ मतलब 5 करोड़ जेब में हो, सोचते विदेश में ले लेंगे। हम वसई विरार वाले लोहा है, मजबूत है। अच्छा, गुब्बारे में बिलीव नहीं करते हैं। अच्छा, गुब्बारा है दुबई नहीं, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, आप फंसा देते हो अपनी बातों में मुझे। लेकिन मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, वसई विरार या इंडिया की, अब आपने एक कंपैरिजन ही बोल दिया है, तो इंडिया के पास में खुद के रिसोर्सेस है, खुद के लोग हैं। एक सिचुएशन की अगर मैं बात करता हूँ, अगर कुछ आपदा विपदा आया आपके पास, तो सबसे पहले जो लोग खड़े होंगे ना आपके साथ, वो आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके ये लोग, ना कि कोई बाहर देश से आपके साथ आए। लेकिन आपके साथ कोई जान पहचान वाला नहीं रह रहा है और आपके ऊपर आपदा विपदा आया, तो कौन खड़ा होगा? मेरा एक सिंपल नियम, वहाँ के कायदे बहुत सारे, वो बहुत अलग चीज है। मैं उस पर जाना डिटेल में नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि हम रिसोर्सेज जो हमारे इंडिया में है ना, बहुत ज्यादा है। हमारे पास में बायर है, हमारे पास में सेलर है, हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे पास में सब कुछ है। हमें ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी नहीं है। और जहां की आप बात कर रहे हो वहां पे तो हर जगह से डिपेंडेंसी है। आज मान लो उससे अच्छा कहीं इंफ्रा और कंट्री में हो गया, लोग वहां पे शिफ्ट होने लग गए, तो क्या बचेगा? एक सिंपल है कि वो एक टेम्पररी स्टेज है जहां पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को आज फायदा दिख रहा है। इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, क्या ऐसा अनुभव रहा आपके पास कि कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो निराश होकर आज भी परेशान है? मुझे बहुत लोगों ने बोला। और अक्सर क्या होता है ना कि वहाँ कई बार लोग ऐसे हो गए कि इतना रेंटल मिल रहा है,
ये मिल रहा है, वहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट किया। लोग कैलकुलेशन नहीं समझते हैं और वो कैलकुलेशन में बैग जाते हैं। आज आपको यहाँ पे पता है क्या रेट है, आपको पता है कि कितने स्क्वायर, आप खुद 10 बिल्डिंग जाओगे आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है यहाँ पे। वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है वो रेट को फाइंड आउट करना, क्या रियल रेट चल रहा है। आपको जो सुना आपने उस पर बिलीव किया, उस पर बुक किया और आपने एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ गए। लेकिन यहाँ पे जो आपको ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं हम लोग, जो हम बातें कर रहे हैं, वो आप, मुझे लगता है आपने जो ये गाड़ी खड़ी रखी है नीचे, कस्टमर आएगा तो उस 1 करोड़ की गाड़ी में बैठेगा फिर जाएगा। अच्छा, आपने भी वो मैं आते वक्त देखा उसमें स्क्वायर स्टोन लिखा हुआ था, तो मुझे पहले मैंने पूछा कि भाई ये इसका एक इंटरेस्टिंग कस्टमर की, मतलब कस्टमर का की गाड़ी कैसे। नहीं, इस पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा। मैंने अपने पूरे टीम को बुलाया और मैंने बोला कि ये बताओ कि वहां पे इतनी महंगी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं जबकि उस प्रॉपर्टी का रिटर्न्स उतना ज्यादा नहीं है, तो ऐसा क्या चीज है कि उसकी वजह से वो प्रॉपर्टी बिक रही है। और ऐसा बोलते सर वो लग्जरियस प्रोवाइड करते हैं। मतलब क्या लग्जरियस, बिल्डिंग हम भी बना रहे, बिल्डिंग वो भी बना रहे। तो बोलते सर उनके अपार्टमेंट में फर्नीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। मतलब हम भी दे दे क्या? तो बोलते नहीं, यहाँ पे तो फर्नीचर लोग अपने मन से बनाते हैं, उनके पिकअप ड्रॉप सर्विसेज बहुत अच्छे हैं। ये पॉइंट तो वो मुझे चुप गया। मैं बोला अगर ऐसा है तो मैं मर्सिडीज लाता हूँ पिकअप ड्रॉप के लिए। तो ये लोगों ने मजाक लिया था बट मैंने लाके रख दिया। मैं बोला अगर ऐसा है कस्टमर को एक क्या होता है ना, हम रियल एस्टेट में एक चीज समझे कि कस्टमर भगवान है, कस्टमर इज अ किंग। अगर ये फंडामेंट के साथ में ये खुश रहे जो कस्टमर चाहता है, अगर वो आप दे रहे हो तो आप कोई भी बिजनेस को अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो मेरा एक मोटिव रहता है कि कस्टमर खुश रहे। पता है मैं हमेशा क्यों बहुत एक बड़े स्केल पे आ पाता हूँ, उसका सबसे बड़ा रीजन मेरी लाइफ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सर्विस ऑफ अ कस्टमर। जब मैं 2017 में पहली बार यहाँ पे आया था ना, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया था कि मैन्युफैक्चर, जिनको मैं डेवलपर बोलता हूँ, आप उनको मैन्युफैक्चर बोलो, डेवलपर बोलो, आज मैं भी वो हूँ, तो वो बहुत थे, बिल्डिंगें बन रही थी। अच्छा, बायर भी बहुत थे। उस वक्त ऐसा होता था अरे बायर नहीं है, लेकिन बायर बहुत थे। लेकिन वो दोनों को मीट करवाना कि भाई ये इनका रिक्वायरमेंट है, उनके लिए परफेक्ट प्रोजेक्ट है, उसकी कमी थी। और मुझे वहां पे वो अपॉर्चुनिटी लगी। जॉब करते करते मैंने ये सोचा कि यार ऐसी कंपनी बनाते जो ये तरीके के ड्रीम को फुलफिल कर पाए कि अगर इनका बजट कम है तो उनको वैसा प्रोजेक्ट दे पाऊं। वास्तु भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि कस्टमर, आपने कहा भगवान, कस्टमर आया, वो गाड़ी से गया, अब उस घर को देखा, तो वास्तु सबसे पहले देखता है। ठीक है, वास्तु के अनुसार ठीक है, घर रेट ठीक है, पेपर मजबूत है, तो ठीक है। तो इन सब स्टेप पे कैसे गुजरते हैं? कस्टमर आया तो वहां से लेके फ्लैट देना तक, ये जरूरी है। मैं ऐसा इंसान हूं ना कि कस्टमर के छोटी से छोटी बात पे, छोटे से छोटे खुशियों का भी ध्यान रखता हूं। अगर मुझे लगता है कि ये घर मैं रह सकता हूं तो ही मैं वो घर बनाता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर बायर हूं, मैं अपने आप को बायर की जगह पे रह के सोचता हूं कि अगर मुझे कोई इस तरीके का घर दे तो क्या वो लेना चाहिए। देखो, कई बार इंसान गलतियों से सीखता है। आपके न्यूज़ चैनल पे मैंने देखा था कि आपने बहुत सारी कमियां निकाली थी, डेवलपर ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो आपका न्यूज़ देख के मुझे ऐसा लगा कि ये भी शिकायतें हैं, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग कंस्ट्रक्शन करते, हम नहीं करते, वो आदमी लोग करते हैं, कई बार कुछ इश्यूज रह जाते हैं। बट अभी जो मैं कंपनी रन कर रहा हूँ, इसमें मेरा स्ट्रेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि फ्लैट का पोजीशन होने से पहले जो भी सेल्स पर्सन रहेगा वो पूरे फ्लैट को देखेगा कि फ्लैट वाकई में अच्छे कंडीशन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना एक्सट्रीम अच्छा एक्सपीरियंस कस्टमर को पोजीशन का देता है कि कस्टमर भी अप्रिशिएट करता है कि ऐसा कोई कंपनी नहीं करता जैसा आप लोग करते हो। मैं वो सपनों का घर वाकई में लगे तो उतने भी छोटे चीजों का हम ख्याल रखते हैं। अच्छा दीक्षित जी, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आज के टाइम पे मैं खुद पर्सनली अगर मैं बात करता हूँ डेवलपमेंट के लिए भी, नाला सुपारा, वसई, विरार में हमेशा इसकी बात पहले रखता हूँ क्योंकि इसने मुझे दूसरा जन्म दिया बिजनेस में। और जहां पे आपको दोबारा मौका मिले उसे कभी मत भूलिए, उसकी धरती को मत भूलिए, उस धरती को आप कभी मत भूलिए। यहाँ पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि डेवलपमेंट इतना ज्यादा है ना कि हम इतने लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। इतना लगता है उन लोगों के लिए खासकर बात है जो निराश हो चुके हैं इस क्षेत्र में,
इस क्षेत्र में निराश होने आने से पहले बहुत डरते हैं। नहीं, देखो इस क्षेत्र में निराश होने का तो कोई वजह ही नहीं है, कोई भी वजह नहीं है। लोग बोलने वाले लोग कुछ भी बोलते हैं, और आपको भी पता है जहाँ पे 100 लोग रहते हैं तो 2-4 लोग निकलते हैं जो कभी भी खुश नहीं रहते हैं। वो तो अपने परिवार में भी खुश ना होते रहे तो बात ही खत्म है। लेकिन जब मैं बात करूं यहाँ पे डेवलपमेंट की, यहाँ पे लोगों के आने के लिए, जो मुंबई में भी आज स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे मुंबईकर्स जो है, मुंबई में लोग रह रहे हैं। मैं अक्सर फंस जाता हूँ ये सब बातें करके, लेकिन बहुत डीप है, मेरे दिल के बहुत क्लोज है, इसके लिए मैं बात कर लेता हूँ। जो स्लम में रह रहे हैं, मैं बहुत सारे ऐसे फाइल्स भी देखता हूँ जहाँ पे गटर बह रही है, उसके बाजू में भी लोग स्लम में रह रहे हैं। इतने इतने गटर में पानियां हैं, फिर भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। उनकी भी इनकम ठीक ठाक है महीने की। मतलब अगर मैं बात करूं, मुंबई में आप 30-40 हज़ार रुपए भी कमा रहे हो तो घर एफोर्ड नहीं कर पाओगे, आपको स्लम में ही मजबूरी में किसी भी हालत में रहना पड़ता है। हाँ। तो मैं वैसे भी लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप सारे भी जो मुंबई से कनेक्टेड हो, देखो आप काम कर रहे हो वहाँ पे आप करिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। आपके लिए मुंबई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इट्स वेरी कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा नज़दीक है यहाँ से। आप आ सकते हो। 17 लाख से हम घर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें घर आप ले सकते हो। आज कोई भी मुंबई में स्लम का भी, मैं बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मैं कभी भी कोई चीज़ लाता हूँ तो उसकी R&D बहुत करता हूँ। अगर आप, मैं बात करूँ मुंबई में आप स्लम में भी रह रहे हो तो आपका 8-9 हज़ार रुपया भाड़ा है। दीक्षित जी, इतना भाड़ा स्लम में चल रहा है। मैंने बहुत पता किया और मैं मार्केटिंग भी ऐसी जगह पे करता हूँ कि वो लोग यहाँ पे आए। और आप डिपॉजिट 1-1.5 लाख रुपया देते हो। मैं बोलता हूँ 1.5 लाख की भी जरूरत नहीं, 50,000 लेके आओ ना मेरे पास में और घर ले लीजिए, और घर डिपॉजिट समझ के आप दे दीजिए और खुद का घर ले लीजिए, आप बुक कर लीजिए। आज अगर आप 17 लाख रुपए का घर ले रहे हो तो आपका 15,000 रुपए के आसपास मात्र EMI आएगा। अब 15,000 रुपए का EMI जो आदमी 40,000 रुपया 30,000 रुपए का इनकम पे है, तो मुझे लगता है कि वो एफर्ट कर सकता है खुद के घर के लिए। इसमें दो चीजें हो गई, आपका लाइफस्टाइल बेटर हो गया, आपके बच्चे अच्छे रहे, अच्छे तरीके से पल रहे हैं, अच्छा इंफ्रा उनको मिल रहा है, अच्छी एजुकेशन मिलेंगे उनको। उसके अलावा आपको एक बेहतरीन लाइफस्टाइल मिल रही है, जो आपके कभी सपने में आता था कि मैं बिल्डिंग में रहूंगा, वो आपको मिल रहा है। आपको वो सारी चीज़ों से अच्छी बेनिफिट मिलेगी, आपके लाइफ में सुधार होगा, आपका हेल्थ होगा। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार हम स्लम में जाते हैं तो हमको सच में ऐसा तकलीफ एहसास होता है, उस चीज़ों की एहसास होता है, बुरा लगता है यहाँ पर आ जाना चाहिए। लेकिन इतना जो आपने कहा कि मुंबई के लोग या आसपास जो स्लम में रहते हैं वो सब आइए, अवसर है। कितने फ्लैट बनाने का टारगेट है, इतना दे पाएंगे आप? आ गए वो लोग बाय द वे, तो कैसे हो पाएगा? सचिन जी देखो, ये अभी आज हम बैठे हैं, हमारा जो भी अभी ये आने वाला है, शायद से 2-5 दिन 10 दिन में लोग देखेंगे इसको। आज के वक्त, आज के टाइम मेरे पास 3,000 फ्लैट है। लेकिन मैं आपको इतना बोलता हूँ, दिसंबर में चाहिए तो आप हम दोबारा मिलेंगे, मेरे पास में टोटल 10,000 फ्लैट होगा। 10,000 7,000 इंक्रीज होगा उसमें, 7,000 में इंक्रीज होगा, ये मेरा टारगेट है। मैं 10,000, मैं बहुत मामूली सा आदमी, 4 दिन का चिराग तो है नहीं कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी। 7,000 मतलब बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैं वो पैशन और एग्रेशन के साथ काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी कंपनी, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं तो ये लगेगा कि मैं प्रमोशन वाला नहीं। हाँ, मैं वो प्रमोट नहीं करना, नहीं तो आप भी बोलोगे कि प्रमोट क्यों कर दिए। मैं रियल एस्टेट आपसे जानकारी और वो हो गया कुछ और, ठीक नहीं, इसके लिए मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ। बट मैं इतना बोल रहा हूँ कि मेरा टारगेट है कि यहाँ पे कम से कम 10,000 फ्लैट मैं करूँ ये साल में। ये मेरा टारगेट और मोटिवेशन और एक्सपेक्टेशन है। ये तो मैं कर रहा हूँ और मैं कुछ नहीं हूँ इस मार्केट के हिसाब से। बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, आप सोचो वो कितना घर ला रहे हैं, तो वो लोग कमी नहीं होगी, कम आए, कोई कमी नहीं होगी। मैं इतना बोलता हूं कि जितना लोग आएंगे उससे ज्यादा हम बनाएंगे और किसी को भी ये एहसास नहीं होने देंगे कि उनको यहाँ पे किसी भी चीज की कमी है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण, अभी इतना बड़ा आपने बताया, तो उसमें क्या क्या होता है कि मीडिएटर की बहुत जरूरत होती है। ऐसे लोग जो समझा पाए लोगों को। अभी एक आनंद गिरी कितने लोगों को समझाएगा, बराबर। तो युवाओं को क्या अवसर है इस क्षेत्र में कि वो आए और आपके साथ या इस तरह से बातचीत करके वो जुड़े और वो अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हैं? मैं बहुत छोटा सा इंसिडेंट आपको बताऊंगा।
रियल एस्टेट को अगर आप पॉजिटिव तरीके से लो, एक प्रोफेशन की तरीके से लो, तो इससे बढ़िया अवसर कुछ नहीं हो सकता है। ये रोजगार के रूप में, रोजगार के रूप के मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर मुझे बताइए, अगर कोई एक, अभी कैसा होता है ना, मेरे टॉपिक जो होते हैं ना बहुत लोगों को चुप जाती, इसके लिए मैं जल्दी बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप इतने खुले मन से मुझसे पूछ रहे हो सके इसका मुद्दा ना बने तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा। बोलिए। अगर आप MBA कर लिए हो तो आप एक्सपेक्टेड सैलरी क्या उम्मीद रखोगे? बहुत ज्यादा 2 लाख, 1 लाख का पैकेज है, इनिशियल 5 लाख पैकेज, ठीक है पैकेज, यानी अगर पैकेज, मैं बोलता हूँ आप बहुत अच्छे स्कूल से भी पढ़ लिए हो, कॉलेज से पढ़ लिए हो, आपकी लाइक एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है, फिर भी 12 लाख रुपया पैकेज आपको मिल जाएगा। लाख रुपया पर मंथ के हिसाब से खुश हो। मेरा एक नॉर्मल रियल एस्टेट में भी पर्सन जो जुड़ा हुआ है एज एन एडवाइजर, वो इससे ज्यादा कमा सकता है। एक एडवाइजर अगर मेहनत कर ले कि हर संडे मेरे को एक क्लोज डील करना है और सही तरीके से मेहनत करे, क्लाइंट का जो नीड है उसको पूरा करे, फोकस रहे और इसको फुल टाइम प्रोफेशन की तरह करे, तो क्या एक जो फुल टाइम आदमी काम कर रहा है वो महीने का 4-5 डील ना कर पाए? आराम से होगा। और अगर आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, कोई स्ट्रगल कर रहा है, कहीं नहीं कर पा रहा है, तो हमसे मिल सकता है, हम उनको ट्रेनिंग भी देंगे, गाइडेंस भी देंगे। और क्योंकि क्या होगा कि जो नहीं कर पा रहे वो बोलेंगे अरे हम तो जुड़े, हमसे कुछ नहीं हो रहा, ये क्यों और लोगों को लाने वाली बातें हो रही है। हमारे 3000 फ्लैट हमारे पास में है, तो हम बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं और आने वाले टाइम पे 10,000 फ्लैट आ रहा है। लेकिन जो करना चाहता है सच में, 5 फ्लैट भी अगर महीने का बिकता है, हमारे यहाँ पे एवरेज सेल वैल्यू 30 लाख से लेके, वो तो करोड़ों में, लेकिन मैं 70 लाख तक का पकड़ता हूँ। मध्यम वर्ग 50 लाख का एवरेज प्राइस हो गया। अगर 5 लोगों ने भी उससे घर लिया, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ के हिसाब से मिनिमम जो मैं इंसेंटिव पकड़ता हूँ एक CP के लिए, हमारे चैनल पार्टनर्स के लिए, हमारे एजेंट्स के लिए, तो वो लगभग 2% होता है। यानी 5 लाख रुपया पर मंथ वो इजीली कमा सकते हैं इस बिजनेस से जुड़ के, अगर वो अच्छे तरीके से करे तो आराम से, उसमें कोई राय नहीं है। तो राय युवाओं के लिए बड़ा अवसर है इसमें, लेकिन वो है कि जो अगर वो कहीं निराश भी हो तो आपसे आके मिले। जरूर। एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे, सीख क्या मिली इन सब चीजों में? होता है ना कि मैं इस क्षेत्र में आने के बाद ये तो जरूर सीखा, तो वो एक लास्ट में पूछा। देखो, मैं इतना बोल सकता हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, भगवान पे भरोसा रखो, हारे को सहारा, ऐसे बहुत सारे टैग लाइन है। तो मैं हमेशा सारे युवाओं को बोलता हूँ, कुछ तो मेरे करीबी है जो इसको महसूस भी कर चुके हैं। ये वाइंड अप करने से पहले, ये लाइन खत्म करने से पहले, एक चीज मैं आपको इंसिडेंट भी छोटा सा बताना चाहूंगा। मेरे शुरुआती दौर में एक लड़का मुझे मिला था, लाइक 2012 की बात बता रहा हूँ, 12-13 की बात बता रहा हूँ। और जुड़े तो बोले सर मैं ऐसा है कि 10th भी नहीं कर पाया हूँ कंप्लीट, और मैं चीज़ों को बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो उनको मैंने एज अ हेल्पर रख लिया कि मैं जहाँ पे नहीं पहुँच पाता हूँ फ्लैट दिखाने के लिए आप पहुँच जाया करो। 12,000 से सैलरी स्टार्ट हुई थी उनकी। आज के टाइम पे वो शख्स लगभग 1,75,000 के आसपास की सैलरी ले रहा है। 1,75,000, मतलब वो किसी कंपनी में है और वो सैलरी ले रहा है। तो 12,000 से जो जर्नी है वो आप तकरीबन देखोगे तो 12 साल में 1,75,000 की सैलरी हो गई है। इस फील्ड में, इस रियल एस्टेट में इतनी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं इतनी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं तो कोई भी हमारा यंगस्टर जिसको ऐसा लगता है कि मुझे रियल एस्टेट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, अगर वो जुड़ जाए ना, तो मैं इतनी अश्योरिटी दे सकता हूँ इससे बेहतरीन करियर उनके लिए हो नहीं सकता है। सब्जेक्ट टू आपको उसका नॉलेज भी होना चाहिए, आप सही गाइड कर सको लोगों को, और लोग आप पे भरोसा करे, उसके लिए वो चैन बननी चाहिए। तो आपको सीख यही मिली कि इसमें, इस क्षेत्र में ईमानदारी से लगे रहिए, सबसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है। उसके बगैर आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। अगर ईमानदारी शब्द मिसिंग हो गया इस बिजनेस से, तो ये बिजनेस कोई मतलब का नहीं निकलता है। ईमानदारी, भरोसा, ये 2 चीज एक ऐसा शब्द है जो इस व्यवसाय से अगर जुड़ गया तो इससे बेहतरीन इनकम आपके लिए लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। चलिए एक आखिरी में मैसेज बोल देता हूँ, आप अच्छा बोलते हैं तो राजनीति में चले जाइए। ठीक है,
सारी चीजों का जवाब जिस तरह दिया है, पॉलिटिक्स होता तो कोई चुनाव जीत जाता नहीं। पॉलिटिक्स में लोग हैं, हमसे बड़े लोग हैं, वो पॉलिटिक्स करे, हमें बस खाली ग्रो होने का मौका दे, हमें सपोर्ट करे, हम यंगस्टर को सपोर्ट करें, हम इसी तरीके से बढ़ते रहें। और जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक जनरेशन चल रहा है कि अभी एंटरप्रेन्योर बनेंगे, मैं खाली एक ही चीज, आपने पॉलिटिक्स की बात लाई दी है, पॉलिटिक्स ना आज बदल रहा है, देश बदल रहा है, देश बदल रहा है, पॉलिटिक्स बदल रहा है, बहुत चीजें बदल रही है। यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यंग जनरेशन के हाथ में देश आना चाहिए। सबसे ज्यादा यंग जनरेशन वाला देश हमारा ही है, बहुत ग्रोथ है। आज अगर यंग जनरेशन ने ठान लिया कि उन्हें आगे बढ़ना है तो उनको कोई रोक नहीं सकता है। और जितनी पोटेंशियल हमारे देश में है यंग जनरेशन को लेके, उतनी और कोई देश में नहीं है। आज हमारे ही लोग बाहर जाके उनको बाहर देश बना रहे हैं। अगर मैं बात करूं, कोई भी आप कंट्री पकड़ लो, वहां पे ऊंचे पदों पे, अच्छी जगहों पे हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं वहां पे। तो पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं चलो? नहीं, मैं पॉलिटिक्स में अभी तो आपने उसी पे मैं बोलता हूं तो वहीं पे मैं जोड़ दूं आपको। नहीं, मैं पॉलिटिक्स में, मेरी वाइफ को इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा है कि लोग बोलते हैं, मुझे बोलना नहीं है, मुझे काम करना, और एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर ही काम कर सकता है। मुझे बोलने में कोई यकीन या भरोसा नहीं है। मुझसे जो हो सकता है मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझसे जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की अगर मैं बात करूँ तो आज बहुत लोग मेरे साथ जुड़े हैं जो इनकम जनरेट कर रहे हैं। लगभग मेरे साथ में 500-600 सीपीज जुड़े हुए हैं। आज वो कहीं ना कहीं इनकम हमसे जनरेट कर रहे हैं। आज मेरे पास में मोर देन 100+ स्टाफ है जो इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं वही बोलूँगा, जब एक छोटा सा आदमी आनंद गिरी 500-600 हज़ार लोगों को रोजगार दे सकता है, तो कई सारे लोग अगर आगे बढ़ जाते हैं तो ये बेरोजगारी वाला जो मसला है ये खत्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं और ये मुद्दा नहीं रह जाएगा बेफालतू का। चलिए, आपसे मिलकर खुशी हुई, धन्यवाद, थैंक यू। ये थे आनंद गिरी, और आनंद गिरी जी ने वो चीजें बताई जो वसई विरार में आकर, खासकर ढाणू तक के एरिया में अगर आप आते हैं तो आपको भविष्य मिल सकता है। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और तमाम तरह की चीजें। साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है, अगर युवा अपने रोजगार के लिए आगे बढ़ना चाहता है तो ये पूरे इंटरव्यू में समझ चुका होगा कि आज के समय में किस क्षेत्र में जाकर हम अच्छा अवसर प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा भविष्य तय कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे इंटरव्यू के बाद में आनंद गिरी कितनी अपनी बातों पर टिके रहते हैं, और आने वाले समय में जब 3000 से 10,000 लोगों की बात होती है, 10,000 फ्लैट बेचने की बात होती है, तो 2025 के अंत में दिसंबर में निश्चित रूप से हम इनसे मुलाकात करेंगे और बात करेंगे कहाँ हैं 10,000 फ्लैट्स, और बात करेंगे 41 इमारत के लोगों को क्या मिल चुका है घर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।